हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आखिर मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। एक बार हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। देन हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिसमें हम इफेक्टिव के अंदर टाइम पे फोकस करते हैं, जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना होता है, और एफिशिएंसी में हम फोकस करते हैं कि हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ या ऑप्टिमम रिसोर्सेज के साथ या सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ किसी काम को कंप्लीट करें, यानी कि लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। कम पैसे में ज़्यादा हमें काम निकलवाना होता है, उससे हम एफिशिएंसी कहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों में से क्या बढ़िया रहेगा ये हमने समझा था। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि मैनेजमेंट को अगर अच्छी तरीके से रन करना है या किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इफेक्टिव रहना भी ज़रूरी है और एफिशिएंट रहना भी ज़रूरी है। देन उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, इंटेंजिबल होता है। डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट किस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के बारे में समझा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले हमें फोकस करना है इस वर्ड के ऊपर कि इस ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव को तो वैसे हम हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि कंपनी के जो एंड गोल होते हैं, हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है या एक एंड गोल होता है जिसे वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में अचीव करना चाहता है। तो हर वो गोल जिसे आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में अचीव करना चाहते हैं एज ए बिजनेस पर्सन, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड गोल। हम इसे क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे एक एंड गोल होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल भर काम करती है। फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है तो नई प्लानिंग होती है और नए ऑब्जेक्टिव्स वापस से बनाए जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड गोल्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए क्या करती है, काम करती है। अब इन मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हमें समझना है तो एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी को हमें देके जाने हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, उसे हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज पर्सनल और वी कैन से दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन तीनों को अब हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है, और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है। ये अब हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ऐसा माना जाता रहा है कि हर एक कंपनी या हर एक बिजनेस या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। ऐसा माना जाता रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे। लेकिन यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं बेटा। एक होता है सर्वाइवल, फिर दूसरा आता है हमारा प्रॉफिट, और फिर तीसरा आता है हमारा ग्रोथ। क्या है सर ये चीजें, इसको समझने की कोशिश हमें करनी है। सर्वाइवल का मतलब क्या है?
अगर आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सोप का एग्जांपल लेते हैं, जो साबुन होता है ना, हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे तरीके के सोप अवेलेबल हैं और हर एक सोप ये दावा करता है कि उसका सोप दूसरे कंपनी से ज़्यादा बेटर है। डेटोल आपको देखने को मिल जाता है, लाइफबॉय आपको देखने को मिल जाता है, हमाम है, डव है, सिंथॉल है, ऐसे बहुत सारे साबुन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट जो है अलग अलग कंपनीज उसे बना बना के बेच रही है और हर कंपनी ये दावा करती है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो आपसे बेटर है। अब ऐसे में ही आप एक नया सोप का प्रोडक्ट लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। तो इस तगड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्रॉफिट बाद में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना सीखना पड़ेगा, सर्वाइवल सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी भी आप सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो तभी आपको प्रॉफिट दे पाएगा जब आप मार्केट में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। मोबाइल फोन्स कितने सारे मार्केट में चल रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई नई कंपनी अपना नया मोबाइल फोन लॉन्च कर देती है। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस तगड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को सर्वाइव करवाना सबसे पहला टास्क होता है। प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले मार्केट में सर्वाइव तो कर लें। सर्वाइव कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर डालने पड़ेंगे या कुछ ऐसे फीचर्स बताने पड़ेंगे जो दूसरा कॉम्पिटिटर सोसाइटी को नहीं दे रहा हो। जब आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा और बेटर होगा तब जाके लोग आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेंगे, अदरवाइज वो आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। हम कार का एग्जांपल लेते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं। मोबाइल का हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज मोबाइल बेच रही है। हम डिओड्रेंट की बात करें तो डिओड्रेंट बहुत सारी कंपनीज बेच रही है। हम कॉस्मेटिक की तरफ चले जाएं तो कॉस्मेटिक बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंपनीज सेल कर रही हैं। तो कहने का मतलब बस ये है कि प्रॉफिट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर बाद में आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, सर्वाइवल का, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है मार्केट के अंदर। और अगर आपको इस तगड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी सोसाइटी को जो दूसरे कॉम्पिटिटर से आपको बेटर बनाती हो। अगर आप इस तरीके की कोई फैसिलिटी या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं या कोई ऐसा फीचर दे देते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है आप मार्केट में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। और सर्वाइवल होने के बाद ही आप ज्यादा क्या कर पाएंगे, एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रॉफिट अर्न हो ही नहीं पाएगा। पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा और वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। देन उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा, पैसे से होगा। और पैसा यानी कि प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ देना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करवाना चाहते हैं तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्न तभी कर पाएंगे जब आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएं। और सर्वाइव करने के बाद अगर आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तब जाके आप अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। और जब बिजनेस एक्सपेंड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि सर डेवलपमेंट और ग्रोथ में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो बिल्कुल, ग्रोथ वैसे एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है। लेकिन ग्रोथ हर वो चीज़ जिससे हम एक मॉनेटरी वैल्यू दे पाए, जैसे सेल का इंक्रीज होना, नंबर्स में सेल इंक्रीज हो रही है, मॉनेटरी वैल्यू है, उसे हम ग्रोथ कहेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपकी एक ब्रांच सिर्फ कोटा के अंदर सिचुएटेड थी, लेकिन अब आपने अपनी एक ब्रांच जो है इंदौर के अंदर भी खोल ली है, मतलब आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है। मॉनेटरी टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उससे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। जैसे प्रॉफिट का इंक्रीज होना, आप एक नंबर उसे दे सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस का इंक्रीज होना, आप उसे भी एक नंबर दे सकते हैं। आपकी सेल का इंक्रीज होना, आप उसे एक नंबर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो हर एक चीज जिसे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाएं या जिसे आप मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ग्रोथ। जैसे पहले आप एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब आप एक दूसरे तरीके का भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि अब आप दो तरीके के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नंबर आ गया कि दो तरीके के प्रोडक्ट कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। हर वो चीज जिससे आप एक मॉनेटरी वैल्यू दे पाएं, हर वो चीज जिसे आप नंबर में काउंट कर पाएं, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। तो ये होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आता है सर्वाइवल, यानी कि आपको बिजनेस को सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। एक अलग प्रोडक्ट आपको एक अलग फैसिलिटी या फीचर के साथ निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद आप प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचते हैं, और जब आप एक मिनिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, देन उसके बाद आप अपने बिजनेस को क्या करते हैं, ग्रोथ देने के बारे में सोचते हैं। और ग्रोथ क्या होती है, जिसे भी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाएं या मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर पाएं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या है, सामाजिक उद्देश्य। सोशल मतलब सोसाइटी, समाज, और ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना क्यों जरूरी है?
देखिए, आप बिजनेस जो कर रहे हैं तो बिजनेस भी एक पार्ट, सोसाइटी का ही पार्ट है। आप बिजनेस करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं वो सोसाइटी से आ रहा है। आप बिजनेस करने के लिए जो लेबर लेके आ रहे हैं वो भी आपको सोसाइटी से मिल रहा है। और आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं वो जो आप दे रहे हैं वो भी किसको दे रहे हैं, सोसाइटी को ही दे रहे हैं। यानी कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी का पूरी तरीके से हिस्सा होता ही होता है। तो सोसाइटी से जब हम इतनी सारी चीजें ले रहे हैं तो बदले में सोसाइटी को भी कुछ देना बहुत जरूरी होता है। सर नहीं दिया तो आपको कॉम्पिटिटर दे देगा। वो अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा तो जाहिर सी बात है आपका कस्टमर जो है उस कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो सब है क्या, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं। हेल्थ कैंपेन्स लगवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं, वो क्या है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं। सोसाइटी से बिजनेस आपका पार्ट किसका है, सोसाइटी का ही है। आप रॉ मटेरियल सारे सोसाइटी से लेके आ रहे हो, आपको लेबर सोसाइटी से मिल रही है, आप अपना माल और सर्विस जो है वो भी सोसाइटी को ही बेच रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब हम चीजें सोसाइटी से ले रहे हैं तो बदले में हमें सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, सामाजिक उद्देश्य बोलते हैं। एज अ बिजनेस पर्सन कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बिजनेस पर्सन होने के नाते आपको सोसाइटी को भी देनी चाहिए। जैसे क्या क्या, पहला, एक तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट उसे दें। जाहिर सी बात है आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी का होना चाहिए ताकि किसी के भी हेल्थ के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए ताकि सोसाइटी का मेजर सेक्शन जो है उसे क्या कर पाए, परचेस कर पाए। महंगा बहुत ज़्यादा रख रखा है तो हर एक सोसाइटी का बंदा उसे परचेस नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है जो आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी नुकसान ना हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टाइम पे जब कंपनी बड़ी होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी निकलवाती है। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उन्हें भी नौकरी करने का मौका मिलता है। और जब उनको नौकरी करने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक वेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसे आपको समझना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालने से इकोनॉमिक वेल्थ कैसे इंक्रीज होती है। जाहिर सी बात है जब किसी पर्सन को नौकरी मिलती है तो उसे सैलरी मिलती है, और जब उसे सैलरी मिलती है तो वो टैक्स पे करता है, और टैक्स पे करता है तो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो होती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालना ताकि सोसाइटी का जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उन्हें नौकरी मिल पाए, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की जो वेल्थ है वो भी क्या हो पाए बेटा, इंक्रीज हो पाए। तो ये कुछ लिमिटेड यहाँ पे मैंने लिखे हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट हो गया, और भी जैसे आप चाहे तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, फ्री एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ की हम बात कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि सोसाइटी से जो कुछ लिया है सोसाइटी को वापस से दिया जा सके। तो फ्री एजुकेशन हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ये कुछ यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं जो एक बिजनेस पर्सन को बिजनेस करते वक्त फुलफिल करना फायदेमंद होता है। अगर नहीं करेगा, वॉलंटियर नेचर का है वैसे तो, अगर नहीं करेगा तो कॉम्पिटिटर कर लेगा और आपकी सारी ऑडियंस उस कॉम्पिटिटर के पास चली जाएगी और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखना है। ये कुछ लिमिटेड सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी का होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस उसकी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टाइम पे निकलती रहे ताकि इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज हो, फ्री एजुकेशन दिया जा सके, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, और जो भी आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो में एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कार्बन एमिशन कम हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज किए जाएं प्रोडक्शन के ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, कार्बन एमिशन कम से कम हो। तो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किए जाए ताकि सोसाइटी को नुकसान ना हो। तो ये कुछ यहाँ पे हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जो एक बिजनेस को ग्रो करने में क्या करते हैं, फायदेमंद होते हैं। एक बार इनको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए होंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ होता है, दीज आर दी सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के। पर्सनल की बात हो गई है तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय या इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी बात करी थी कि बिजनेस के जो मेन असेट होते हैं वो होते हैं बेटा कौन, एम्प्लॉयज। उसके अंदर काम करने वाले कौन बेटा, एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई नहीं होगा
तो कहीं ना कहीं वो अपनी 100% एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं करेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे डीप असेट माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट असेट माने जाते हैं। अगर वो खुश होंगे तो वो अच्छी तरीके से काम करेंगे और कंपनी अपने गोल को अचीव कर लेगी। अगर वो खुश नहीं है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कंपनी अपने गोल को अचीव करने में पीछे छूट जाती है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का भी एक बिजनेस पर्सन होने के नाते आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों से काम करवा पाए, क्योंकि लोगों से काम करवाना एक सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट एक वो कला है जिसमें आप दूसरों से काम करवाते हैं। दूसरों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर आपको दूसरों से काम करवाना आता है तो आप एक अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं, और अगर आपको दूसरों से काम करवाना नहीं आता तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं है, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस से क्या करेगा, सफर करेगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब है कि कम से कम एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी तो मिले कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। देखिए, हर एक इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन अलग है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल को कम से कम इतना पैसा तो मिल जाए कि उसके बेसिक नीड्स क्या हो सके बेटा, पूरी हो सके। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट उसे मिले। एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, मान के चलिए एक एक्स एम्प्लॉय है, उसे एक कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन वहां पर उसके कॉलीग्स जो हैं वो सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, अच्छा माहौल नहीं है काम करने का, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कंपनी है जहाँ पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को 50,000 रुपये महीने मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे मैनेजर उसकी बात को सुनता है, आसपास के जो कॉलीग्स हैं वो मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की फीलिंग के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है इनकम एंड अदर गोल्स। हर एक इंडिविजुअल इनकम के पीछे ही नहीं भागता है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें होती है, जैसे एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हो। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सेफ्टी गियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी गियर्स आपके पास हो, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉय के ऊपर नुकसान ना आए। टाइम टाइम पे एम्प्लॉय को आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाया करता था तो हमें इंश्योरेंस मिलता था, बाकायदा हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, जिसमें मेरा, मेरी वाइफ का और मेरी बच्ची का भी इंश्योरेंस कवर हुआ करता था। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो वो क्या चीज़ें हैं? वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ही हैं कि अगर कल से कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कंपनी वो खर्चा उठाती है, और उससे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इनकम के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे गुड वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया, लोग आराम से मिलके काम करें। ठीक है, फीमेल के सेक्टर में बात करें तो उन्हें साफ पानी मिले, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिले, ये सभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कोऑर्डिनेशन की फीलिंग हो, कोऑपरेशन की फीलिंग हो, ये सब होता है। प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए। प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या हो बेटा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनकी सेल्फ ग्रोथ भी हो सके और उनको आगे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो ये कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हालांकि होने में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिमिटेड डिस्कस किए हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो खुश रहेगा, और वो खुश रहेगा तो वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो उसे कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाए ताकि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, गुड और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट उसे दिया जाए ताकि वो मोटिवेटेड रह के काम कर सके, टाइम टाइम पे उसे प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिले ताकि उसे फ्यूचर में स्कोप ज़्यादा मिल सके। अगर वो कहीं दूसरी जगह पे जाता है या कुछ भी उसे कोई चीज़ मिलती है तो वहाँ पे उसका स्कोप अच्छा तरीके से मिल सके, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मिले, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की फीलिंग हो। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऐसी प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहा है जहाँ पे सेफ्टी गियर्स होने चाहिए तो वहाँ पे सेफ्टी गियर्स भी उनको दिए जाएँ, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे प्रोवाइडेड हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे एक पर्सन मोटिवेटेड फील करता है और 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो ये कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। आगे फर्दर लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस टॉपिक पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।